सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन अहमद और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के रुकन सैयद हैदर इमाम रिजवी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत की। समाअत के आगाज में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि हम पहले अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे और इसके काबिल समाअत होने पर ही बात करेंगे। एडवोकेट सलाउद्दीन ने यह कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने करारदाद मंजूर की है, अदालत मुनासिब समझे तो उन्हें भी नोटिस कर दे। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत आपका एहतराम करती है। ये बता दें कि यह पिटीशन काबिल समाअत कैसे है, किसके खिलाफ रेट दायर की गई है, हम क्या रेट जारी करें और किसे जारी करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बुनियादी हुकूक से मुतालिक इस अदालत का इख्तियार वसी है। आर्टिकल 199C के तहत यह अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशल एक्टिविज्म में नहीं जाना। जुडिशल एक्टिविज्म के बाइस अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। अदालत ने यह भी देखना है कि कोई फ्लड गेट ना खुल जाए। उनका कहना था कि मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो कोर्ट को यह भी देखना है कि नीयत क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुबैना ऑडियो टेप एक ज़ेरे इल्तिवा अपीलों वाले केस से मुताल्लिक है। मज़कूरा टेप जिनके केसेस से मुताल्लिक है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, किस किस की इंक्वायरी कराएंगे, आप कुछ ऑडियो क्लिप से रंजीदा हैं। अतहर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है, क्या उन्होंने ये रिलीज़ किए या किसी अमेरिका में बैठे हुए ने कर दी। जिस पर एडवोकेट सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि जो असल मुतासरा फरीक हैं वो सामने नहीं आते, यही मसला है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने फिर सवाल किया, कहा कि ऑडियो टेप किसने रिलीज़ की और कैसे रिलीज़ की, क्या हम इनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मेरे मुतालिक कहा जाता है कि कोई फ्लैट ले लिया है, क्या इसकी इंक्वायरी करने बैठ जाएंगे। फ़र्ज़ करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ है और किसके पास है। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा कि तहकीकात करें। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात से मुताल्लिक केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तो 8 तारीख को इसकी अगली समाअत होगी। लेकिन सवाल फिर वही मौजूद है कि दोनों मुतासिर यानी जिन्होंने ये ऑडियो रिलीज़ की और जिनकी ये ऑडियो है उनमें से कोई अभी तक अदालत नहीं गया। फिर जिनसे मुताल्लिक ये ऑडियो है वो भी इसको लेकर अदालत नहीं गए, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की गई। और फिर इस मुबैना ऑडियो का अगर कोई बेनिफिशरी हो सकता है तो ज़ाहिर है वो हुकूमत वक्त है और हुकूमत ने भी अभी तक ना इसका फॉरेंसिक कराया और ना इसको लेकर अदालत गई है। तो ये तमाम सवालात अदालत के अंदर भी इसकी अज़गश सुनाई दी है। गुफ्तगू करते हैं मज़ीद। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। तो कामरान साहब, ज़ाहिर है दोनों मुतासरा फ़रीक भी इसको लेकर अदालत नहीं गए, जिनसे मुतालिक ये वीडियो है और इस मुबैना ऑडियो टेप के जो बेनिफिशरी हैं वो भी इसको अदालत लेकर नहीं गए। तो ये इस मामले को किस तरह से आप आगे जाता देख रहे हैं? फ़रीक़ैन की दिलचस्पी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक है, अदालत जाने में वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते? शायद कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता उसमें इसको कोर्ट में इस मामले को लाने के लिए। तो जब वो ख़ुद नहीं रिस्क लेना चाहते और वो दाएं बाएं से जो है वो ये वीडियो जो ऑडियो जो है वो आ रही है और लोगों के लिए, तो ये सिर्फ जो ना एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और दूसरा जो इसमें मामला ये है कि जो इंसाफ से मुतल्लिक अदारे हैं उनके बारे में कोई संजीदा सवाल इसकी वजह से पैदा हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो पिटीशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर मुख्तलिफ सवाल आते हैं। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने जो क्वेश्चन रेज़ किए उनके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं और मेरा ख़्याल है कि वो बादी नज़र में वो सवाल दुरुस्त भी हैं। एक सवाल इसके अलावा जो हो सकता है कि एक शख्स जो है वो कराची से उठे या मैं कोयटा से उठूँ और आके जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन फ़ाइल कर दूँ, ये मेरी लोकल स्टैंड आई क्या होगी, क्योंकि ये कोई ये फेडरल कोर्ट उस तरह से तो ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मगर इसकी और फिर मेरा जो है ना
मुझे क्या इसमें प्रॉब्लम है कि मैं उधर से दूसरे शहर से दूसरे सूबे से उठ के आके इसको चैलेंज करूं। और भी काफ़ी सारे संजीदा सवाल हैं इसमें। आपने फरीक किसको बनाया? क्या मियां साकिब साहब को बनाया कि वो आके जवाब देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और वो आके हाई कोर्ट में जवाब देंगे? ये किस तरह से मुमकिन है? तो ये इस तरह के मामला जो है ना वो प्रूडेंट माइंड जो है ना उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। सही। हाँ, ये और बात है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अदलिया जो है इस मामले को ये उन पे एक एलिगेशन आ गया, उन पे एक धब्बा आ गया, राइटली या रॉन्गली, वो इस वक्त जो है लोगों की एक सोच है, अगर उसको कभी क्लियर करना चाहें या करवाना चाहें तो 184(3) जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए प्रॉपर फोरम है, वो इसमें देखा जा सकता है। मगर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी शायद बात सही। लेकिन कामरान साहब आपने इब्तिदा में कहा कि अदालत जाने का रिस्क कोई नहीं ले रहा। ये अदालत जाना रिस्क आपने क्यों करार दिया? ज़ाहिर है एक इसमें गुनाहगार होगा, एक बेकसूर होगा। जिसको अपनी बेगुनाही का यकीन है वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अदालत जा सकता है इंसाफ लेने के लिए। ज़ाहिर है उसके पास तो सबूत भी होंगे अपनी बेगुनाही के। देखिए इसके लिए दो फरीक हो सकते हैं कि जो अदालत में मुमकिन तौर पे जाए ना। एक वो जिनके हवाले से ये गुफ्तगू है वो जाएं, या मियां साकिब साहब जाएं। मियां साकिब साहब क्योंकि उनके बारे में ये आ रही है, तो मियां साकिब साहब जो है ना वो उनके बारे में अदालत तो शायद कुछ भी ना कह सके स्टेज पे या इस अपील में जहाँ पे मैटर पेंडिंग है। और जब दूसरा फरीक चला जाए तो ये या दुरुस्त है या गलत है, इससे बैकफायर भी हो सकता है, इसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है मगर नुकसान भी हो सकता है। और मेरा इसमें व्यू ये है कि इस तरह की अब चूंकि अपील के स्टेज पे ये मटेरियल जो है ना वो बेनिफिशरी नहीं होता, ये मतलब इस तरह का। अच्छा। असल मटेरियल वो है जो कागज़ पे आ गया है। अब वो एविडेंस जो है ना जब उसकी एप्रिसिएशन होगी तो उसकी बुनियाद पे जो है ना वो तय होगा कि केस बनता है या नहीं बनता। अब एक जज ने दूसरे जज को क्या कहा वो अब इररिलेवेंट हो गया। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर वो जज होता और मेरे बारे में वो ये कहा जा रहा होता और ये प्रूव भी हो जाता जैसे जस्टिस क्यूम वाला मामला था, सही, तो उसका नतीजा से एट दी मोस्ट रिमांड निकलता है, मगर इसके ज़्यादा इसके अलावा तो नहीं निकलता। मगर उनको कोई एविडेंस पे कोई एतराज़ नहीं है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट पे आ चुकी है, हर जगह पे प्रॉपर। ठीक है कानून साहब, कानूनी वजाहत तो आपने इसकी बड़ी बेहतर अंदाज से कर दी। जरा हो गया तो हसन साहब से जरा इसके जो सियासी एस्पेक्ट है जरा उसके हवाले से ही बात करते हैं। हसन साहब, ये अभी तक आपने इसका फॉरेंसिक क्यों नहीं कराया? आप हुकूमत वक्त हैं और ज़ाहिर है इसमें जो केस बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि आपकी हुकूमत इस ऑडियो टेप की बेनिफिशरी है। तो अगर ये केस बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है तो अब तक आपको किसी न्यूट्रल फॉरेंसिक ऑडिट से इसका फॉरेंसिक करवा लेना चाहिए था किसी कंपनी से। अरबाब साहब, देखिए ये ऑडियो और वीडियो क्यों निकाली जा रही हैं? ये एक सीरीज़ है। ये इसलिए निकाली जा रही है कि अपने केसों के ऊपर शकूक को जनरेट करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, एहतसाब के अमल को मुलतवी करें, अदालतों के फ़ैसलों को मुलतवी करें और टाइम बाय करें। हुकूमत क्यों इनके जाल में आएगी? अगर उनका कोई फ़ायदा निकलता होता और इसके अंदर कोई सदाकत होती तो वो ख़ुद लेके अदालत में जाते। हुकूमत का तो एजेंडा बड़ा क्लियर है। हमने तो आपसे वादा किया कि हमने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग करनी है, एहतसाब करना है। अब अदालत में केस है तो इस तरह तो अगर आप समझें हम फोरेंसिक इंक्वायरियाँ कराने चल पड़ें तो उनके पास तो एक इंसेंटिव आ जाएगा। वो हर रोज़ एक नई जाली वीडियो और ऑडियो निकालेंगे और इसी तरह टाइम बाय करेंगे। किसी दिन अदालतों को कहेंगे, किसी दिन हुकूमत को कहेंगे कि आप फोरेंसिक कराएं, आप कमीशन बनाएं। तो ये तो एक नेवर एंडिंग तरीका है। हमने उनके इस जाल में नहीं आना क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करने के तरीक़ाकार है। ये उनका काम है। अगर उनको लगता था कोई फ़ायदा है तो वो उसको अदालत में लाते, लेकिन उनको भी पता है कि इसके पाँव नहीं है, इसलिए तो वो अदालत में जा नहीं रहे। ये बड़ी वाज़ेह बात है इसके अंदर तो। लेकिन हसन साहब, जब आप लोगों को भी यकीन है कि आप लोग इसको झूठ से ताबीर कर रहे हैं, आप लोग बार बार तमाम हुकूमती तर्जुमान आकर ये बता रहे हैं कि ये हर पेशी से पहले, हर समाज से पहले इस तरह की वीडियोज़ और ऑडियोज़ आती हैं और कुछ अभी मुबैना वीडियोज़ भी आने वाली हैं जिसके बारे में खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों, अगर ये आप इसको झूठ समझते हैं तो झूठ को बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? किसी भी एक ऑडियो या वीडियो का आप हुकूमती सतह पर फॉरेंसिक करवाएं ताकि सूरत हाल पूरी वाज़ेह हो जाए, पता चल जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है, एक्सपोज हो जाएंगे वो लोग। नहीं, झूठे सच्चे की बात नहीं है अरबाब साहब। बात ये है कि वो इसको ऑन ही नहीं करेंगे। अब आप देखें ना, जब राना शमीम वाला बयान अल्फी आया और वो 2 दिन नहीं खड़ा हो सका तो वो पीछे से हट गए। ये भी किसी और के नाम से आई है। तो जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इस डिले से, वो तो इसको ऑन नहीं कर रहे। या तो वो ये कहें ना कि ये हम लेके आए हैं तो हम फोरेंसिक करवा देते हैं, वो तो ऑन ही नहीं करते।
थर्ड पार्टी से आ रही है, वो तो सिर्फ डुक ही बजा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, तो हम कैसे करा दें और किस किस चीज़ का कराएं? कभी एक दिन एक शख्स चलता है, वो आकर बयान हल्फी जमा कराता है, ऐसे जज के ऊपर उंगलियां उठाता है जो उस वक्त मौजूद ही नहीं था बेंच पे, अब ये आ गया और अब आप ये धमका रहे हैं कि हमारे पास और वीडियोस हैं। तो ये सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये इदारों को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, जिस थर्ड पार्टी से वीडियो सामने आई है जिसके पास से, वो तो इसके ज़ाहिर फॉरेंसिक के सबूत भी पेश कर रहे हैं, वो तो कंपनी का नाम भी बता रहे हैं कि गैरेट डिस्कवरी नाम की कंपनी है, उससे ये फॉरेंसिक शुदा है, तो फिर वो तो सबूत के साथ लेकर आ रहे हैं बात। नहीं देखें, आपको कामरान साहब ने जो बात की, मैं इस बात से एग्री करता हूँ इनकी कि इसमें दो लोग हैं जिसके बारे में है, या तो वो शख्स बता सकता है कि ये सच है या गलत है और वो शख्स जाए और जाकर अदालत से रुजू कर ले, या जिनको फ़ायदा पहुँच रहा है वो रुजू कर लें। हम लोग तो इस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं कि आप माशरे में भी जब किसी शख्स के एक्शंस को देखना होता है तो आप उसका चाल चलन देखते हैं, और जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, उनका चाल चलन सबके सामने है। 1990 की दिहाई से ये शुरू हुए थे तस्वीरें जोड़कर लोगों पे इल्ज़ाम लगाने वाले, करते करते टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। अगर इनके लगाए हुए इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात पे इंक्वायरियाँ करते रहें तो पाकिस्तान पूरी हुकूमत काम छोड़ के इन्हीं के इल्ज़ामात पे तहकीकात करती रहे, तो ये तो इनका काम है। और मज़े की बात है, दिलचस्प बात ये है कि वो ऑडियो और वीडियो जिनकी वो ख़ुद तस्दीक कर चुके हैं, असल तो वो मसला बन गया है। असल तो वो जो गड़ा खोदना चाह रहे थे इदारों के लिए और लोगों के लिए, वो तो खुद उसमें गिर गए। एक दिन उनकी एक ऑडियो वीडियो आती है, दूसरे दिन दूसरी आती है, और फॉरेंसिक कराने में भी हुकूमत कोई दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की जो इस वक्त तमाम तर दिलचस्पी है वो पूरी की पूरी एक मिनी बजट लाने की तरफ मरकूज़ है। और हुकूमत ने रवां साल IMF से कर्ज लेने की किस्त लेने के लिए 700 अरब रुपए की टैक्सों की कटौती ख़त्म करने और नए टैक्स लगाने पर आमादगी जाहिर की थी। और जब इस मामले के चंद हफ्ते बाद शौकत तरीन ने वजारत ख़जाना का मनसब संभाला तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF के इस फार्मूले से वाज़ेह इख्तिलाफ करते हुए बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि IMF की इन शराइत पर अमल करने का मतलब अपनी मईशत की बर्बादी होगा। शौकत था कि वो IMF से बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे और अपने तरीके से रेवेन्यू बढ़ाएंगे, IMF से बात करके उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। हमने उनसे ये बात की है और वो ये कहा है कि देखें इस वक्त हमारे पास जो है ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज करना है वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। मगर दिन गुजरते गए और शौकत तरीन अपना दावा पूरा करने में नाकाम रहे और IMF की जिन शराइत को मुशीर ख़जाना मानने से इनकार कर रहे थे, 6 महीने बाद उन्हीं शराइत को मानकर IMF के साथ मुआहदे को बहाल कर दिया गया। बिजली के नर्ख पहले ही IMF की तजवीज़ के मुताबिक कर दिए गए हैं और जो मामूली सा फ़र्क रह गया है वो भी हुकूमत आने वाले कुछ दिनों में 1.5 साल में 3 बार बिजली बढ़ाने की बात कर चुकी है, इसका इशारा दे चुकी है। तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से IMF की हिदायत के मुताबिक कानून साजी की जा चुकी है और दिसंबर में आलमी इदारे के बोर्ड इजलास से कबल इस कानून को हतमी शक्ल देना भी तय है। तो इन मुश्किल शराइत से बढ़ने वाला माली बोझ आवाम के लिए आने वाले दिनों में परेशानी का बाइस बन सकता है। ज़ाहिर इससे मुतवस्सित तबके पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा और अब हुकूमत ने IMF शराइत के तहत मिनी बजट लाने का फैसला किया है और अगर ऐसा होता है तो मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आएगा। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म हो जाएगी जिससे इनकी कीमतों में इजाफा होगा। मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स मुराद ख़त्म की जाएंगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट वसूली का हदफ 600 अरब रुपए से कम करके 356 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा और हुकूमत ने चौथे टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील कर दिया, जिसके बाद अब इम्कान है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया जाएगा। तो रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए कमी करने की तजवीज़ भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब से ज़ायद की किस्त की वसूली के लिए 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की इन तमाम शराइत पर अमल दरामद करना है। तरमीमी बिल काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो कामरान साहब, जब ये बिल कौमी असम्बली में पेश होगा और ज़ाहिर IMF की शराइत हुकूमत अगर आम मतलब ये होगा कि एक आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा, फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस होंगे? अभी जो इससे पहले जो बिल्स मंजूर हुए वो अब आहिस्ता आहिस्ता सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कवानीन बनते जा रहे हैं। आप लोग पहले भी नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक पाएंगे हुकूमत को? हाँ, ये इसमें एक तल्ख हकीकत है कि हम जो है पार्लियामेंट में वैसे भी नंबर गेम में उनके पास नंबर ज़्यादा है, तो जब नंबर ज़्यादा है तो फिर उसको आप जो है ना पार्लियामेंट के अंदर नहीं रोक पा रहे। एक जो इसमें मफरूज़ा हमारे पास ये था कि शायद बहुत से लोग
या लाइव पार्टियाँ शायद उनके साथ न चलेंगी, मगर वो मफरूज़ा हमारा शायद आखिरी वक्त पे कामयाब नहीं हुआ या उन पे कोई प्रेशर आया, तो जो कुछ भी हुआ बहरहाल वो हम नहीं रोक पाए। अब ये सारा कुछ जो भी करेगा या इस बिल को जो भी सपोर्ट करेगा वो तो जाहिर है वो भी एक रिस्क लेगा। उसने कल पब्लिक में जाना है, इलेक्शन 22 में होते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। इन एनी केस वो जो पार्टी इसको सपोर्ट करेगी उसके लिए रिस्क होगा। तो अब यहाँ पे टेस्ट होगा उन हज़ारों का भी जो उनको जो रोकते हैं, उस सलाई पार्टियों को रोकते हैं, या उन लोगों का जिन्होंने कल जाके इलेक्शन लड़ना है और ये समझते हैं कि हमको पब्लिक के अंदर वापस जाना है। तो ये सब का हम सब का ये एक टेस्ट होगा। और मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ इस बिल को पेश करना जो है वो अगेन, चूँकि ये मनी बिल है, ठीक है, अपना नेशनल असम्बली में ही आएगा, मगर हाउस ऑफ फेडरेशन की जो है ना उसमें कंसेंट के बगैर या उसकी रिकमेंडेशन के बगैर उसको भले नेशनल असम्बली उसको माने या ना माने, उसके बगैर जो है ना ये मुमकिन नहीं होगा कि उस बिल को गवर्नमेंट मंजूर करवा ले। और अगर सिर्फ एक हाउस में लाई और उसकी स्ट्रेंथ पे, उस हाउस की स्ट्रेंथ पे उन्होंने वो किया, तो फिर अगेन ये भी चैलेंज होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी शायद मुमकिन तौर पे गवर्नमेंट के लेने पड़ेंगे। कानून साहब, हुकूमत, आप ये तो समझते हैं हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो था नहीं। अगर ये IMF से इस प्रोग्राम को बहाल नहीं करवाते तो फिर ज़ाहिर है इस मौजूदा हालात में कैसे पाकिस्तान आगे सर्वाइव करता। पाकिस्तान की मईशत बहुत हद तक डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो सकता था और IMF के प्रोग्राम में तो पाकिस्तान को जाना ही था। ये आप समझते हैं, इससे एग्री करते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के पास? नहीं, इससे मैं एग्री नहीं करता। देखिए, ये खुद कहा करते थे कि अगर इसमें IMF के पास जाने से बेहतर है कि ख़ुदकुशी कर ले, मगर वो ना ख़ुदकुशी हुई ना अपनी जो ना वो यू टर्न अलबत्ता उन्होंने ले लिया और अपनी स्टेटमेंट पे कायम नहीं रह सके। ये 3 साल, 3.25 साल जो है ना ये इनकॉम्पिटेंस इनकी जो ना वो इसमें प्रूव हुई है, क्योंकि इनको नहीं पता था गवर्नमेंट कैसे चलाती है, इनके पास टीम वर्क नहीं था, इनके पास कोई होम वर्क नहीं था, तो ये नहीं चला पाए। ये असल हकीकत इस बात की यही है। 3 साल बहुत होते हैं, मामला को अगर सीधा करना होता है 3 साल के बाद भी अगर कहें कि वो फ़लाँ चोर था, फ़लाँ खा गया, फ़लाँ के पास है, फ़लाँ ने अगर पैसे दे दिए, तो उसके बाद जो है वो हम जो ना एक दिन में मामला को सही कर देंगे, ये बात नहीं है। आपके पास 3 साल बहुत हुआ करते हैं। आपने 6 माह की कमिटमेंट की थी कि 6 महीने में जो ना वो, बल्कि इनिशियली जो ना 100 डेज़ की कमिटमेंट थी कि इसमें ये 90 रोज़ा प्लान आया था पहले, बड़ी करप्शन के $1 जो ना वो वापस लाएंगे, $100 बिलियन का ये करेंगे जी। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर 6 महीने आए और फिर होते होते आज 3.25 साल के बाद जो ना कहते हैं कि इसके अलावा जो ना कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद आप हर महीने फिर तैयार हो जाएं, आपका पेट्रोल भी महंगा होगा, आपकी बिजली भी महंगी होगी, ये सब कुछ जब आप करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसके बाद जो है ना ये कोई सर्वाइवल का कोई कोई रास्ता इनके पास बचे। ठीक है, तो हसन खावर साहब, ये ज़ाहिर हुकूमत में आने से पहले IMF के पास ना जाने के दावे, बड़े बड़े बयानात थे, और अब आज आपकी हुकूमत के 3.25 मुकम्मल होने के बाद, 3.25 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान पर 50 खरब से भी ज़ायद का कर्जा बढ़ चुका है। 1.5 साल में 3 बार आप बिजली का बोझ आवाम पर डालने जा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी को फिर बढ़ाने जा रहे हैं। ये IMF की शर्तें तो आप मानते हैं, लेकिन इसका पूरा बोझ तो आवाम पर मुंतकिल हो जाता है। अच्छा देखिए अरबाब साहब, एक तो बात यह है कि IMF का ये 22वां प्रोग्राम है और पाकिस्तान जब से मार्ज़े वजूद में आया है कुछ साल बाद से IMF प्रोग्राम्स के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद हर हुकूमत ने वो काम ना किए जिनकी ज़रूरत थी, मुश्किल काम ना किए, आसान रास्ते इख्तियार किए और करते करते ये 22वां प्रोग्राम आ गया है। अगर हम ये समझते हैं कि 1, 2, 3 साल के अंदर ये 70 साल की डायरेक्शन बदल सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने में वक्त लगेगा। जो आपका सवाल है कि अगर हमने वादा किया था तो हम IMF के प्रोग्राम में आए क्यों, उसकी वजह यह है कि जो आखिरी प्रोग्राम था इस प्रोग्राम से पिछले वाला, उस प्रोग्राम से जब पाकिस्तान निकला और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि जब IMF प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुआ तो हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स मुनासिब थे। जो मुस्लिम लीग नून के आखिरी 2 साल हुकूमत के थे वो आप निकाल के देख लें और आप देख लें कि उन्होंने आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के साथ क्या किया ताकि इसहाक डार की बात कायम रह सके, वो डॉलर को मसनूई तौर पर निचली सतह पर रख सके और ना बढ़े। उन्होंने धड़ाधड़ डॉलर लुटाए। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फॉरेन एक्सचेंज के ख़जाने खाली हो चुके थे। हमें तो नहीं है पता था कि आखिरी 2 साल ये इतनी क्रिमिनल इकनॉमिक पॉलिसीज़ रन करेंगे सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए। अगर ये पता होता तो उसी वक्त चीख के कहते कि भाई ये नहीं होगा। देखिए IMF का जो भी प्रोग्राम आता है वो 2 चीज़ों पे फोकस करता है।
आपका जो ट्विन डेफिसिट है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे फोकस करता है और फिस्कल डेफिसिट पे फोकस करता है, लेकिन साथ वो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दे के जाता है। वो कहता है कि यार ये चीज़ें ठीक कर लो, अगर नहीं करोगे तो पहले से बड़ा क्राइसिस आएगा। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है? वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही तो कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि आज तक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट बैंक को अपने नीचे रखा और मॉनेटरी पॉलिसी जो दी वो फिस्कल के नीचे रही। क्यों? ताकि वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ना कर सकें और फाइनेंस के जो मोटिव्स हैं वो उनको पूरा करें। वो ये कहते हैं कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को खुद मुख्तारी से चलाएं ताकि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें। नए बिल के तहत आप आईएमएफ के मातहत करने जा रहे हैं स्टेट बैंक को? नहीं, आईएमएफ के मातहत कैसे हो सकता है? स्टेट बैंक को तो ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के मातहत न रहे, वो अपने फैसले खुद करे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये फैसला करती है, उसमें पाकिस्तानी लोग हैं। आईएमएफ को उससे क्या ताल्लुक है? आईएमएफ ये कहता है कि दुनिया में जिस तरह पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक खुद मुख्तार होते हैं, आप भी खुद मुख्तार बनाएं और जितने भी आपके रेगुलेटर्स हैं उनको खुद मुख्तार होना चाहिए। वो तो सिर्फ ये कहते हैं, वो कहते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी खुद मुख्तार बनाएं। उनको क्या ज़रूरत है अपने नीचे लेने की? ये तो एक आम, ये तो सियासी बातें हैं ना। अच्छा, दूसरी बात बिजली की आपने की। बिजली की जो नर्ख बढ़ते हैं, आप मुझे बताएं कि बिजली के ठेके किन हुकूमतों ने किए हैं? हम कोई बिजली के नर्ख बढ़ा के कोई घर तो नहीं ले जा रहे पैसे। बिजली की कीमत ज़्यादा है प्रोड्यूस करने की, आप लोगों से कम पैसे ले रहे हैं, महंगे ठेके किए हुए हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बिजली के नर्ख बढ़ा दें या ना बढ़ाएं और गर्दिशी कर्ज़ों में जो एक अजाब की तरह वो बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की जड़ों में बैठ रहे हैं, वो बैठने दें। अब हमारे लिए तो बड़ा आसान है। साहब ये माजी की हुकूमतों ने ये जो माहदे किए हैं, ये माहदे कब खत्म होंगे और ये बिजली की कीमत कब तक फिर बढ़ना रुकेगी? अभी आपने फरमाया कि 22वां आईएमएफ का प्रोग्राम है, अभी आपको 5 साल का मुकम्मल टेन्योर अगर मिल जाता है, आपकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो आइंदा फिर आने वाली हुकूमत को आईएमएफ के पास जाने की क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसी इस्लाहात कर जाएंगे आप? देखें, अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम हम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और उसके बाद दोबारा इर्रिस्पॉन्सिबल इकनॉमिक पॉलिसीज़ कोई गवर्नमेंट नहीं करती, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम से बचने के लिए आपको ख़ुद मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया दो बातें हैं। एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, मैं आपको 1 मिनट लेकर समझा देता हूँ। करंट अकाउंट का मतलब ये है कि आपके पास डॉलर आपका आना जाना कितना है। अगर आपने उसको काबू में रखना है तो आपने अपनी दरामदात को कम से कम रखना है और आपकी जो बरामदात हैं उनको बढ़ाना है। आपने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, हमने किया भी है, मज़ीद भी करना चाहिए। और आपकी जो तरसीलात हैं उनको बढ़ना चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स खर्च करके मसनूई तौर पे डॉलर को नहीं रखना चाहिए। अगर ना रखेंगे तो इंशाल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा। दूसरी तरफ आपका फिस्कल डेफिसिट है, उसमें भी दो चीज़ें हैं। आपने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं और जो अल्ले तल्ले और ख़र्चे हैं वो कम करने हैं। यही दो बातें हैं। और ये कैसे बढ़ेगा? कम से कम ये तो करें ना कि बिजली जिस कीमत पे आप बना रहे हैं वो कीमत वसूल करें। तो ये अगले कुछ साल आपको करना पड़ेगा। और आपके जो गर्दिशी कर्जे हैं, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स के ठेके किए हुए हैं, वो अगले 3-4 साल जो हैं आपके गर्दिशी कर्जे पे बहुत बोझ डालेंगे। ये माजी का जो बोझ है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी आइंदा आने वाली हुकूमतों से भी कि अब खुदा के लिए सियासी इकनॉमिक्स ना करें, आप इस मुल्क के फ्यूचर का सोचें और मुश्किल फ़ैसले अभी कर लें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को तो इस हिसाब से निकालें। और अगर हम इस पर सियासत करते रहेंगे तो फिर हम हर हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो मुश्किल फ़ैसले ना ले और आसान रास्ता इख्तियार करे और हर हुकूमत में कर्ज़ों के बोझ बढ़ते रहेंगे और हम गलत फ़ैसले करते रहेंगे। हमने उससे बचना है, अभी तक इंशाल्लाह बचते आए हैं और बचते रहेंगे। वाहिद हुकूमत होगी पाकिस्तान की तारीख़ में जिन्होंने मुश्किल लेकिन सही फ़ैसले लिए होंगे, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। ठीक है, चलें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन खावर साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब और हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। और जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, गैस का बहरान शदीद से शदीद होता जा रहा है। हुकूमत हर साल आवाम से वादा करती है कि अगले साल गैस का बहरान पैदा नहीं होगा और आवाम को गैस वाफिर मकदार में दस्तियाब होगी। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही मुल्क में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी शदीद अजियत से दोचार हैं। शहर के कई इलाकों में 8-8 घंटे गैस बंद रहती है और कोयटा में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ से भी
भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि गैस गायब है वहाँ भी। हुकूमत पहले ही गैर बरामदी सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर चुकी है और अब SSGC ने भी सिंध में गैस के शदीद बहरान की वजह से लोड मैनेजमेंट के तहत घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए CNG स्टेशन को भी 2.5 महीने के लिए बंद करने का फैसला किया। इस बंदिश का इतलाक 1 दिसंबर यानी एक रोज़ बाद से शुरू हो जाएगा और 15 फरवरी तक ये ताक रहेगा, यानी तकरीबन 2.5 माह तक ये कारोबार मुतासिर होगा। इससे वाबस्ता लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है वो शदीद मुश्किलात का इस वक्त शिकार हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है, किस तरह से वो अपने इस कारोबार को जारी रख सकेंगे, बहुत सारे सवाल उनके सामने मौजूद हैं। तो इम्तियाज़ शेख साहब, ये हर साल ये सूरत-ए-हाल पैदा होती है और हर साल हम सुनते हैं कि शायद अगले साल जो मामलात हैं इससे बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्या बुनियादी वजूहत हैं इसकी? देखिए, बुनियादी वजूहत जो है ना, वो एक की वजह है, वो है नाअहली। नाअहल जब लोग बैठे होंगे, जब नाअहल लोग हाथ में जब पूरा कारोबार होगा, तो मतलब फिर यही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का है या सिंध का है, जिस तरह आपने कहा, या कोयटा का है। पूरे मुल्क का यही हाल है और ख़ासतौर पे सिंध वालों को पिंच इसलिए होता है कि जी सिंध से सबसे ज़्यादा गैस सिंध से निकलती है और सिंध के लोगों को एक सख्त तकलीफ है। CNG बंद कर दी गई है 2.5 महीने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये कहना हुआ कि आप कारोबार बंद कर दें। 2.5 महीने तक ये कारोबार बंद करने के बाद दोबारा कैसे खुलेगा? कि अपना लोग अपना अल्टरनेट बंदोबस्त कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, कोई सारे बंद होकर बैठ जाएंगे। तो हज़ारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार मतलब उन्होंने कर दिए सिंध में ही। मतलब मैं सिंध का वजीर हूँ तो मैं सिंध की बात करूंगा, है तो ये पूरे पाकिस्तान में, लेकिन SSGC तो सिंध में है ना, उन्होंने किया है। तो मतलब उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास इतनी गैस है, अपने इस्तेमाल से ज़्यादा की गैस है। हम 2200-2300 MMCFD पैदा करते हैं, हमारी 1600-1700 हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती। मतलब हम तो कहते हैं भाई आप जरूर दें गैस जहाँ जहाँ देने की जरूरत है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं जलना। अब ये नाअहली की मैंने बात की, तो मतलब ये बहरान नाअहली का बहरान है। ये मतलब जब से ये हुकूमत आई है तो मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि गर्मियों में लोड शेडिंग थी गैस की। जनाब ये इस साल हुआ था, पिछले साल गर्मियों में लोड शेडिंग हुई थी। अब आप अंदाजा करें जो ये इतने नाअहल लोग हैं कि मतलब गर्मियों में भी लोड शेडिंग। तो इम्तियाज साहब, इस मामले पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत बैठकर बात क्यों नहीं कर पाते? कोई वर्किंग रिलेशनशिप इस पर क्यों ऐसा नहीं बन पा रहा कि इस सूरत-ए-हाल से निकल सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, ताकि ये जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों और शायद मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाखों लोगों का कारोबार इससे मुतासिर होता है, तो ये वो इस कैफियत से कम से कम बच सकें? देखिए जी, बात करने को तो सिंध गवर्नमेंट ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का प्रॉब्लम ये से बात कर नहीं सकते। ठीक है, डायलॉग टेबल पर तो वो किसी के साथ मतलब आज तक बैठे नहीं है। ठीक है, इवन मतलब वो आईनी रिक्वायरमेंट के तहत थी कि इलेक्शन कमीशन और बाकी लोग बैठ के करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो उन्होंने सदर के पास दे दिया इख्तियार। तो मतलब वो बात करने को जब तैयार नहीं है तो कौन बात करेगा, क्यों बात करेंगे? मतलब देखें, मतलब हर किसी की एक इज्जत नफ्स होती है। लोगों को मतलब इस तरह आप करेंगे तो पूरे मुल्क का जो आपने हाल कर दिया है वो तो आप देखें ना, क्या असर हो गया मुल्क का, डॉलर कहाँ पहुंच गया। कमल साहब, चूंकि ज़ाहिर सिंध में आपकी हुकूमत है और कराची ज़ाहिर सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, और अगर कराची में कोई सनत मुतासिर होती है तो उसके लिए फिर आपको वफाक से रब्ता तो करना पड़ेगा, चूंकि ज़ाहिर नुकसान सिंध का नहीं, कराची का नहीं, सिंध का भी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। देखें जी, हमने तो किया ना, क्योंकि ये पूरे का पूरा बंदोबस्त जितना भी है, गैस के हवाले से हो, एनर्जी के और बाकी जो सिस्टम है, जिस तरह पेट्रोलियम है, जिस तरह LNG है, ये सब का सब इंतजाम और बंदोबस्त फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। इसमें सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी, हम तो कहते हैं कि SSGC हमें दे देना, हम संभालते हैं। गैस भी हमारे सूबे से निकलती है, हम संभालते हैं, हम जो बची गैस आपको दे देंगे। ठीक है ना, अब आप वो भी नहीं कर पाते, LNG मंगा नहीं सकते। चलें, भी SSGC आपको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, टर्मिनल आप नहीं बना सकते जी। ये मैं हसन खावर साहब से भी जानूंगा, लेकिन जरा कोयटा की सूरत-ए-हाल, कामरान मुर्तज़ा साहब चूँकि वहाँ मौजूद हैं कराची से मुख्तलिफ। कामरान साहब, कोयटा की भी हालत नहीं है, हर साल सर्दी आती है, अब तो बल्कि ज़ाहिर इम्तियाज़ साहब बता रहे हैं और बहुत लोगों ने इसका तजुर्बा भी किया कि गर्मियों में भी कहीं कहीं गैस की लोड शेडिंग हुई है। तो ये इस तरह के जो मसाइल हैं, इस पर हुकूमत क्यों नहीं काबू कर पा रही? ये सूबे और वफाक के दरमियान फ़र्क है कामरान साहब, आपस में बैठकर कोई रिलेशनशिप नहीं कायम हो पाती वर्किंग? देखिए, जब जो चीज़, जो काम जिस वक्त करना होता है वो इनको उस वक्त जो है ना वो नहीं याद आता। वो मुनीर नियाज़ी के अल्फाज में कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं।
इनफैक्ट असल मसला जो है ना वो गवर्नेंस का है। गवर्नेंस नहीं हो पा रही है इनसे। वक्त पे जो है ना वो अपने काम नहीं करते, वक्त के बाद याद आते हैं। जब वक्त के बाद याद आते हैं तो फिर मैनेज नहीं हो पाता। ये इनके पास सिर्फ जो चीज़ जो सौदा बेचने के लिए वो ये कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल जो है ना करप्ट नहीं हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, पुराने जो है ना वो बहुत करप्ट थे। ये बातें जो है ना इससे लोगों का पेट तो नहीं भरेगा, इससे लोगों की ज़रूरतें तो पूरी नहीं होगी। ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको परफॉर्म करना होगा। आपके पास जो है नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट के लिए सारे हम अपने जो है ना जितने भी हमारा जो नैरेटिव है उसको छोड़ देते हैं कि दुरुस्त तरीके से गवर्नमेंट आई, बुरे तरीके से आई, अच्छे तरीके से आई। बात यह है कि अगर आप अच्छे तरीके से भी आए हैं बिल्कुल ठीक है। आपके पास टोटल 5 साल हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते थे ना। 5 सालों में 3.25 साल आपने गुजार लिए, 2.25 साल हैं। 2.25 साल में आखिरी साल जो है वो इलेक्शन का साल हुआ करता है, उसमें जो है ना लोग 1.25 साल ही रह गया अमली तौर पे समझिए। एक नॉर्मल जो है ना अब आपके पास ले दे के आपके पास 6, 7, 8 महीने रह गए। 6, 7, 8 महीने एक्चुअली जो अगर जिसको आप जो ना वो नेट पीरियड कहेंगे ना वो 6, 7, 8 महीने। उसके बाद तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुद्दत आप पूरी करते भी हैं तो उसके बाद जो है वो आपके पास कोई वो नहीं होगा। वो लोग इलेक्शन में लगे होंगे, लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। जो आपके साथ लोग हैं वो कहीं इधर उधर देख रहे होंगे एडजस्टमेंट के लिए कि कहाँ जाना है, आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। तो इसमें आपने डिलीवर करना था। डिलीवरी ये है कि आपके पास आप कुछ भी नहीं दे पाए। हर चीज़ जो है ना वो आप पेट्रोल जो है ना मैं 2700 रुपये मेरा टैंक भरता था इनसे पहले, आज मुझे जो है ना 6200-300 रुपये में जाना पड़ रहा है। तो जब इस तरह से मामलात आ जाएंगे फिर उसके बाद जो है ना वो लोग जो है वो कम से कम आपके साथ नहीं चलेंगे। आपको जो उनकी जो तकलीफ़ें होंगी वो तकलीफ़ें जो है ना वो अल्टीमेटली वो वोट की सूरत में या किसी भी सूरत में आपके सामने आएंगी। तो ये नहीं परफॉर्म कर पाए। और ये इस बात को कि ये जो भानबत्ती का कुंभा था जिन लोगों को इकट्ठा किया गया था या इकट्ठा करके गवर्नमेंट बनाई गई थी, देखिए प्योर तरीके इंसाफ नहीं थी। इनको जो है ना वो जिन चीज़ों को प्लस करके वो गवर्नमेंट बनी और जिस तरीके से बनी उसके नताइज यही होने थे और ये मालूम था पहले। और पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान। ठीक है, चलें हसन खावर साहब, ये इम्तियाज़ शेख साहब को ऑफर कर रहे हैं अगर गैस का बुरान आपसे नहीं संभल रहा तो SSGC आप उसको छोड़ के सिंध हुकूमत को दे दें, ये लोग इसको चला कर दिखा देंगे। 13 साल में पिछले हुकूमत रही है इनकी सिंध में, जो हाल कराची का हुआ है वही हाल करेंगे SSGC का भी। फिर मतलब ये आप चाहते हैं कि ये भी इनको दे दें, वो भी कराची बन जाए, एक और कराची बन जाए। देखिए गवर्नेंस के तो दर्स वो दें जिनकी अपनी गवर्नेंस बड़ी अच्छी हो। आज पीपल्स पार्टी के लोग जो सिंध का हाल है, जो कराची का हाल है, मैं हैरान हूँ कि वो बैठ के ओडेसिटी है इतनी कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस का इशू पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं है तो वो सिंध में है। और किसी चीज़ के क्राइसिस में आप देख लें कि सिंध के हालात क्या हैं। तो ये तो चलें, खैर एक सियासी उन्होंने बात करनी थी, उनका भी अब काम है, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है। आप ज़रा गैस की बात कर लेते हैं। गैस का मसला क्या है? गैस का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आपके मुकामी ज़खायर थे गैस के वो बहुत ज़्यादा थे एक वक्त में। और हमारी तमाम हुकूमतों ने, मैं अब किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमने बड़ी बेदर्दी से अपनी मुकामी गैस लाई, चूल्हे भी जलाए, सस्ती बेची भी, CNG भी की, सब कुछ किया, इंडस्ट्री का ना सोचा। वो गैस के अनलिमिटेड ज़खायर नहीं थे और ये करीबन 7-8% के हिसाब से सालाना कम हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारे ज़खायर कम होते जाएंगे, नहीं तो गैस नहीं निकल रही और ये गैस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि हम गैस को दरामद करके क्यों नहीं दे देते लोगों को। उसकी वजह यह है कि हमारे जो डोमेस्टिक गैस के टैरिफ हैं वो $2 से $3 के करीब हैं। हमारे जो LNG के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो $10, $12, $13 के करीब हैं। बहुत ज़्यादा 6 गुना का फ़र्क है। वो उस फ़र्क से हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम $12 की लेके उसको $2, $2.5 पे देंगे तो हमारे गैस का भी गर्दिशी कर्जा बन जाएगा। अगर नून लीग होती तो यही करती, वो कहती आने वाले कर दो, चढ़ा दो, ये कर दे जो उन्होंने बिजली में किया। लेकिन गैस में ये नहीं हो सकता। इस वक्त गैस का मसला ये है कि दुनिया भर में जो LNG के स्पॉट रेट हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ भी है वो रिकॉर्ड लो प्राइस पे हमने किया है। नवंबर के लिए भी हमने 9 कार्गोज़ जो हैं वो हमारे पक्के हैं। अभी 2 डिफ़ॉल्ट हुए उसके अलावा। अच्छा, दिसंबर के अंदर भी हमारे 10 कार्गोज़ हैं। हमारा बेस लोड 8-9 का है। लेकिन जो समझना पड़ेगा कि हमारे लॉन्ग टर्म रेट्स बहुत अच्छे हैं। ये $30 मिलियन का तकरीबन एक कार्गो पड़ता है। इस वक्त जो मार्केट में स्पॉट रेट है वो $100 मिलियन के करीब है। अगर हम वो ला के डालने लग जाएँ तो इंडस्ट्री भी चीखें मारेगी।
तो एक ग्लोबल क्राइसिस भी है, लेकिन मुकामी गैस का मैंने आपको इशू बता दिया है। आपने 70 साल में अपने नेचुरल रिसोर्सेज ज़ाया किए हैं, हर बंदे को मुफ्त गैस बांटी है, वो ख़त्म होनी थी, एक दिन वो ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए अब ज़रूरी ये है कि जो सबसे ज़रूरतमंद तबका है आप उसको ये दें, और साथ ये है कि उसकी थोड़ी सी राशनिंग करें सही। और फिर उनको जो लो कॉस्ट फ्यूल है उनकी तरफ लेके जाएं। इसका लॉन्ग टर्म और कोई हल नहीं है। बाकी सियासी नाराबाजी और शोर जितना मर्जी कहीं हम कर लेते हैं, लेकिन बात ठीक करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कामरान मुतुरा साहब और इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की एक नई और ख़तरनाक किस्म ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया और इसके असरात अब बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होना भी शुरू हो गए। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और 2019 के आखिर में चीन से शुरू होने वाला कोरोना वायरस अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है। कई बार ये अपनी शक्ल तब्दील कर चुका है और अब इस वायरस का अब तक का खतरनाक तरीन वेरिएंट भी सामने आ गया है, जिसने दुनिया को एक बार फिर परेशान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने कोरोना वायरस की एक नई और ख़तरनाक किस्म की तशख़ीस की है, जिसे आलमी इदारे सेहत ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। जनूबी अफ्रीका से फैलने वाले कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में माहिरीन का ये कहना है कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक बनाई जाने वाली वैक्सीन के असर को 40% तक ये कम कर सकता है। इस वायरस ने जिन गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बनाया है उनमें पट्ठों में दर्द और थकावट की शिकायत और अलामात सामने आई हैं। तो कोरोना की इस नई किस्म यानी ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, चेक रिपब्लिक के बाद अब ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी है और अब तक दुनिया भर में इस नए वेरिएंट के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई मुल्कों को खौफजदा कर दिया है और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने फौरी तौर पर जनूबी अफ्रीका समेत दीगर अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। पाकिस्तान भी फ़ौरन मुतारिक हुआ और पाकिस्तान ने भी 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका है, हांगकॉन्ग है, मोज़म्बिक, नमीबिया, बोट्सवाना, लेसोटो और एस्वातिनी शामिल हैं। और अब इस सूरत हाल के बायस एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी सफ़र मज़ीद मुश्किल हो जाने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने नए वेरिएंट से खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इंतहाई ख़तरनाक है और इसे पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन है। इसलिए NCOC ने हाई रिस्क किया है और इसके साथ साथ कोरोना टेस्टिंग में तेज़ी लाने और इसे मौसर बनाना किया। अभी कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको पाकिस्तान आने से कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर ने UHS के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये ओमिक्रॉन को क्यों सबसे ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है डॉक्टर साहब माहिरीन की तरफ से? देखें, ये जो RNA वायरस है ये बहुत बड़ी वायरस है जो वुहान से 2019 के दिसंबर में मंजर आम पे आई, जब चमगादड़ या हॉर्शू बैट से ये 2 वायरसेस मिलके बनी और फिर ह्यूमन स्विच हुई, स्पीशीज स्विच जिसको कहते हैं, और फिर इंसानों को लगनी शुरू हुई तो अल्टीमेटली ये पैंडेमिक की सूरत हाल अख्तियार कर गई। क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस है तो इसमें एक फितरी अमल है कि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन यानी कि म्यूटेशन इसमें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ख़ासकर क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड करती है बॉडी के अंदर, और दूसरा ये जो है इसका फैलाव भी बहुत पहले ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये म्यूटेशंस इसकी आती रहेंगी। ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है कि म्यूटेशंस आ रही हैं। ज़्यादा हैरानगी की बात थोड़ी सी ये है कि जैसे पहले हमें पता है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा वेरिएंट्स आए थे, उनमें तकरीबन सिंगल डिजिट वेरिएशंस थी या म्यूटेशंस थी, 9 थी, 8 थी, 7 थी, 2 थी। इसमें एकदम 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस आई हैं, एकदम इसके जो बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स, और उसमें से 30 के करीब जो म्यूटेशंस या वेरिएशंस आई हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं। वो जो इसके कांटे हैं जो इसके ऊपर लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन S जिसको हम RBD कहते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसमें आई हैं। उसकी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो वायरस है जब सांस के ज़रिए एंटर होती है तो ये इंसानी फेफड़ों को ACE2 रिसेप्टर्स में इन्हीं कांटों से लग पाती है। तो जाहिर है कि अगर
कांटों में वेरिएशन आएगी तो इसका लगाव ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। इसी तरह दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वैक्सीन हैं वो भी तमाम यहीं पे काम करती हैं, आरबीडी में, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन या ग्लाइकोप्रोटीन एस पे, जो हम मरीज़ों को देते हैं, इस वक्त भी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वो भी यहीं पे काम करती हैं। तो इसलिए जाहिर है इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो कि छोटे मोटी वेरिएशंस या म्यूटेशंस आती हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा तफ्तीश पाई जाती है कि खुदा न खास्ता इससे लगाव ज़्यादा मुमकिन है, वैक्सीन्स की भी थ्रेट है। ये कहना कि किस कदर ये फाल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये क्या इसकी वेरुलेंस ज़्यादा है या नहीं है, ये वक्त के साथ पता लगेगा। अभी सिर्फ ये 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से ये रिपोर्ट हुए ओमिक्रॉन के केसेस, और मैं कहता हूं कि उनको खराज तहसीन करना चाहिए कि उन्होंने फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और जैसे कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं NCOC से कि एक जब भी ये वायरस आई है कोशिश की गई कि वुहान में रहे, नहीं रही, चाइना गई पूरे में, फिर पूरी दुनिया में। इसी तरह इसकी म्यूटेशंस जब भी आई हैं, चाहे डेल्टा थी, चाहे B117 UK सी, कोशिश की गई, तमाम कोशिशें की गई। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी NCOC के सरबराह असद उमर साहब तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि इसको वहाँ पर महदूद किया जा सके, चूंकि इस 24 से पहले, रिपोर्ट होने से पहले बहुत सारे लोग इधर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर गए होंगे, उनको नहीं ज़ाहिर चेक किया गया होगा। इसकी जो इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है, ये क्यों करार दिया जा रहा है? क्या डेथ्स बहुत जल्दी हो रही हैं, इसमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है लोगों को? नहीं, ऐसा अभी कोई एविडेंस नहीं है कि इससे मोर्टेलिटी ज़्यादा है या ज़्यादा विरुलेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है। इसको इसलिए कहा जा रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और WHO ने भी इसको अपस्केल किया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से। वेरिएंट ऑफ म्यूटेशन उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और उनमें से ज़्यादातर म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। इसलिए एज ए जो हमारे पास हिस्ट्री है इस वायरस की कि ये बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, ये हर जगह पे फैलती है तेज़ी से, उसमें हर जो भी म्यूटेशन आई है आज तक उससे ये ज़्यादा ताकतवर हुई है। तो ये तो 50 के करीब म्यूटेशन ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर इस फैलाव को रोकने के लिए भी फिर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। वो जो SOPs हम पहले फॉलो किया करते थे, आजकल तो वो बिल्कुल रूटीन का हिस्सा नहीं रही, बिल्कुल सब नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ लौट आए थे। उन्हीं SOPs को दोबारा फॉलो करें या उनमें मजीद कुछ सख्ती लानी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ बढ़ाना पड़ेगा उसमें एहतियात के दामन को? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं दुनिया में कहीं भी, उनको ढूंढा जाए और उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि इस वायरस को रुखसत किया जाए। वरना इसको हम बिल्कुल हम एक मौका दे रहे हैं कि वो बहुत सारी इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया करे और म्यूटेट करती रहे। देखें, उसको रुखसत करने का एक ही तरीका है कि हर मुल्क 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करे। हमारे 50% से कम है। अफ्रीका जहाँ से ये आई है वहाँ सिर्फ 7% लोगों को अभी तक लगी है। वैक्सीन में हम कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना है, ना कि नेशनल लेवल पे सोचना है। तो जब तक हमें तमाम तर अपनी कुव्वतें हर गवर्नमेंट को लगानी चाहिए अर्ली वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कंप्लीशन में। नंबर 2 जो है, डेफिनेटली जो पुरहजूम शादियाँ शुरू हुई हैं, जो मजलिसें शुरू हुई हैं, जो पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको फौरी तौर पे हमें बैन करना चाहिए। हमें मास्क जो है, ये जो मास्क है हमारे पास, इसको ज़ीरो टॉलरेंस करनी चाहिए हर सूरत। और हमें उसके बाद हैंड हाइजीन का ख्याल करना है और घर से ऑपरेट करना है जिस कदर भी कर सकें। तो इन पाबंदियों को हम अर्ली करेंगे तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी, अगर लेट करेंगे। और डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक में उन्होंने दोबारा से इन SOPs को नाफिज कर दिया है। अब कुछ माहिरीन इससे मुतालिक ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के 40% असर को ये ख़त्म कर देगा, तो जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है उसको क्या आगे चलकर दोबारा किसी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, या इसको ख़त्म करने के लिए किसी नई वैक्सीन को दरियाफ्त करना पड़ेगा, या पुरानी वैक्सीन उसकी अफादियत अभी अपनी? क्योंकि वैक्सीन्स पे हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इम्यूनोजेनिसिटी पे और सेंसिटिविटी पे। तो जो भी म्यूटेशन आई हैं, चाहे वो डेल्टा थी या उसके पहले B117 है, उससे वैक्सीन्स ने ज़्यादातर जनरली एफिकेसी लूज़ की है। हमारी अपनी तहकीक में भी और इंटरनेशनल तहकीक ने। अब ये कहना इमीडिएटली कि इसमें क्योंकि 4 दिन हुए हैं अभी, तो इसमें हम सर जोड़ के तमाम डॉक्टर्स, तमाम साइंसदान बैठे हुए हैं, लेकिन
मैं ये बता दूं आपको कि तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे फाइज़र है, चाहे साइनोफार्म है या कैंसिनो है, वो नई जनरेशन की वैक्सीन तैयार कर रही हैं पिछले 4 दिन से। और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में ये तमाम अवेलेबल होंगी अगेंस्ट दिस म्यूटेंट जो अभी आए हैं, जो 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, इनको जो कवर करेगी। बाकी जो वैक्सीन्स हैं वो ये नहीं कि वो नकारा हो गई हैं। अगर आप ये चाहते हैं आपको बीमारी ना लगे तो डेफिनेटली वो वीक हुई हैं। आपको 65% के करीब चांस रहेगा कि वो प्रोटेक्ट करें। तो डॉक्टर साहब, फिर ये नॉन वैक्सीनेटेड लोग के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि वो जो नई वैक्सीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी काम कर रही हैं जिस पर, उसके आने का वेट करें, या जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है जो बाकी सब लगवा चुके हैं उसको फिलहाल तो लगवाया जाए, फिर उसका वेट किया जाए जो आने वाली है? देखिए, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जिनको नहीं लगी, जो बिल्कुल अभी 65% चांस है कि वो प्रोटेक्ट रहेंगे, और 100% तकरीबन चांस है कि वो सीरियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहेंगे, कि अगर ये लग भी गई उनको बीमारी तो होपफुली वो जान से नहीं उनको ख़तरा होगा। इसलिए वो वैक्सीन तो उनको लगवानी है। उसके बाद जो बूस्टर अभी लगवा रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको सब्र करना चाहिए। अब उनको थोड़ा सा वेट कर लें जब तक हम सेंसिटिविटी पैटर्न वगैरह इसके देखते हैं। उसके बाद जो जनरेशन वैक्सीन आएंगी तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो ज़्यादा मुफीद हों। मगर एज ए सेट के अभी सिर्फ हमें 4 दिन मिले हैं इससे जंग लड़ते हुए, इस म्यूटेंट को, ओमिक्रॉन को। इसमें अभी हमें कम से कम 8 से 10 दिन चाहिए होंगे ये तमाम सवालात के जवाब देने। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, हमें एहतियात अपनी ज़िंदगी में दोबारा लानी पड़ेगी। हमें ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि एक बार फिर एहतियात दोबारा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि जानों को महफूज किया जा सके। और आने वाले दिनों में एक बार फिर वही तमाम SOPs जो कोरोना की इब्तिदा में और कुछ महीने पहले तक फॉलो हो रही थी, एक बार फिर से उनको अपनाना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।